Hello students, let us continue the second part of the chapter number 4 for the students of class 12th, The Red Trap, which was written by Selma Lagerlof. तो अब तक हमने देखा था कि पैडलर जो है वो क्रॉफ्टर के घर जाता है और क्रॉफ्टर जो है वो उसको अपनी सारी सीक्रेट्स बता देता है कि मेरे पास इतने इतने पैसे हैं। वो पूरी रात वहाँ पर गुजारते हैं और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने ये पैसे जो हैं वो कहाँ पर टांग कर रखे हैं और कैसे किस पाउच में रखे हैं। और उसको ये बताता है कि मेरे पास 30 क्रोनर्स हैं। तो वो 10 के जो क्रोनर्स होते हैं वो उसको दिखा देता है। दूसरे दिन सुबह जब दोनों उठते हैं तो क्रॉफ्टर अपने रास्ते चल देता है और पैडलर अपने रास्ते, क्योंकि पैडलर अब उस घर में नहीं रुक सकता था। ये घर पैडलर का नहीं था, क्रॉफ्टर का था। दोनों जब निकल जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो पैडलर है वो वापस आता है क्रॉफ्टर के घर और वो वहाँ से विंडो पेन जो है उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद वहाँ से उसके 30 क्रोनर्स निकाल कर चोरी कर कर चला जाता है। और वहाँ से जब वो चला जाता है तो उसे ये लगता है कि हाईवे से अगर जाऊँगा तो डेंजरस होगा। सो ही डाइवर्टेड इनटू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट की तरफ डाइवर्ट कर जाता है क्योंकि हाईवे से जाना उसके लिए डेंजरस था। कोई उसे पकड़ लेगा, कोई उसे देख लेगा। He tried to walk in a straight line but the trees and dense forest forced him to twist and turn. वो कोशिश करता है उस फॉरेस्ट में कि रास्ता मिल जाए उसको, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। वहाँ पे जो बहुत सारे ट्रीज़ हैं और फॉरेस्ट बहुत डेंस है, घना है, तो वो घना जो फॉरेस्ट है वो ट्विस्टेड टर्न्स हैं, उसके टर्न्स जो हैं, उसके जो मोड़ हैं बहुत ज़्यादा वैसे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जहाँ जाता था वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता था। यानी अगर यहाँ से निकलता था तो रास्ता जो उसको मिलता था वो वही रास्ता वापस आ जाता था उसके आगे। So he was unable to get out of the woods. He recalled his thoughts and realized that he had been fooled by the bait and was now trapped. अब उसको लग रहा था, वो रियलाइज़ कर रहा था कि मैं अब फंस चुका हूँ, ट्रैप हो चुका हूँ। जिस रेड ट्रैप वर्ल्ड के बारे में वो बात करता था कि अगर हम चारा डालेंगे तो इस तरीके से फंसते चले जाएंगे, आज वो उसी चारे में फंस गया है। तो वो ट्रैप में कॉट हो चुका है। क्यों, कैसे हुआ? लॉस्ट इन बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। उसके रास्ते कैसे थे? स्ट्रेंजली पाथ्स हैं, ट्विस्टेड एंड फोर्थ हैं। हैड बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट, बार बार उसी सेम जगह पर आ जाता था। पूरा फॉरेस्ट जो है लग रहा है जैसे जंगल जैसा उसको दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा घना है। फूल्ड एंड कॉट बाय द बेट, अब उसे एहसास हो रहा है कि मैं भी फूल्ड हो चुका हूँ, बेवकूफ़ बन चुका हूँ और मैं अब किस में आ चुका हूँ? बेट में आ गया हूँ। अब उसकी जो ग्लूम और डेस्पेयर है वो इनक्रीज़ हो रही थी। ग्लूम यानी डार्कनेस जो होती है और जो होपलेसनेस थी वो सब इनक्रीज़ हो रही थी। क्यों हो रही थी? इट वॉज लेट इन दिसंबर, क्योंकि दिसंबर का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा बढ़ रहा था धीरे धीरे। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। ग्लूम मीन्स डार्क, जैसे मैंने आपको बताया, डार्क, एंड डेस्पेयर मीन्स होपलेसनेस। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सिंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और फाइनली क्या हुआ? अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो वो ज़मीन पर सेंक कर लेता है, नीचे बैठ जाता है। टायर्ड टू डेथ, ऐसा लग रहा था कि अब बस मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। थकान के मारे वो अपने आप को बहुत ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास अब रास्ता नहीं है कोई। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचने लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। ही गेव अप ऑन लाइफ एंड लाइट ऑन द ग्राउंड, अब उसने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली और वो ज़मीन पर लाइट कर गया यानी लेट गया। और जैसे ही वो लेटा उसने थम्पिंग साउंड सुना विच इंडिकेटेड दैट देयर वॉज एन आयरन मिल नियर बाय। और वो थम्पिंग साउंड जब उसने सुना इस तरीके से, जब वो लेटा हुआ था तो उसने जब अपनी गर्दन को ऐसे झुका रखा था, मतलब लेटा हुआ है तो कान नीचे की तरफ थे उसके, तो उसने थम्पिंग साउंड सुना। थप थप की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी आवाज़ें निकल रही हैं जो इंडिकेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं कोई आयरन मिल है पास में, क्योंकि लोहे की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मूव्ड टुवर्ड्स द साउंड,
और वो उसने पूरी हिम्मत जुटाई, क्योंकि वो थका हुआ था, उससे उठा नहीं जा रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करी, क्योंकि वो उस जंगल में फंसा हुआ है, उसे लगा कि शायद अब कोई रास्ता मिलेगा। तो पूरी हिम्मत जुटाकर वो उस साउंड की तरफ बढ़ गया। और ये क्रिसमस से पहले का टाइम था। इट वॉज प्री क्रिसमस टाइम। द वर्क इन द मिल वॉज इन फुल स्विंग। काम जो हो रहा था मिल में वो पूरे जोश के साथ हो रहा था, फुल स्विंग के साथ हो रहा था। फुल स्विंग का मतलब है पूरे जोश में काम चल रहा था। एज इट वॉज वेरी नॉइजी, नो वन नोटिस द ट्रैप सेलर। बहुत ज़्यादा शोर की वजह से किसी ने ट्रैप सेलर को नोटिस नहीं किया, जो कि वहाँ पर फर्नेस पर आकर, यानी नियर द फर्नेस के पास आकर अपने आप को गर्मी देने के लिए वो वहाँ आकर बैठ चुका था। किसमें? उस आयन मिल में। अब राइटर यहाँ पर हमको जो बता रहे हैं वो आयन मिल जो है उनके बारे में, उसी के बारे में बात हो रही है। रैम्स आयरन वर्क्स, यानी जिस जगह वो गया है वो आयरन मिल जो है, वो रैम्स आयरन वर्क्स है, जो क्रॉफ्टर ने बताई थी उसको कि मैं पहले इसमें काम करता था। अब वो राइटर कह रहे हैं कि अब ये मिल जो है वो बंद हो चुकी है। अ लार्ज प्लांट, और काफ़ी बड़ा प्लांट था ये, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, रोलिंग smelting is a process of applying heat to ore in order to extract a base metal। तो आयन का जितना भी काम होता है उसमें आग तो होती ही है, पिघलाने के लिए बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है, शेप देने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है, उसको शीट बनाई जाती है, उसकी रोलिंग किया जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसको बताया गया है। राइटर ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि एक बहुत बड़ा प्लांट था ये, यानी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें स्मेल्टिंग होती थी, रोलिंग भी होती थी और फॉर्जिंग भी होती थी। रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज पास्ड थ्रू वन और मोर पेयर्स ऑफ रोल्स टू रिड्यूस द थिकनेस, यानी पतला करना उसको। और फॉर्जिंग क्या है? फॉर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ मेटल। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इस मिल में हुआ करते थे, स्मेल्टिंग, रोलिंग और फॉर्जिंग। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inlet lake। तो राइटर ये भी बता रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या होता था कि उसमें सामान लाद कर लेकर जाया जाता था। जो आयन मिल का जो माल होता था, जो चीज़ें ये बनाते थे, वो लोड की जाती थी किसमें? बार्जिस में और स्कोस में, उसमें लोड की जाती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलेट लेक, जो कि एक लेक थी, उसके थ्रू वहाँ से सामान जाता था। और विंटर टाइम में क्या होता था? रोड्स जो थी, मिल की जो रोड्स थी, मिल के पास की जो रोड्स थी वो काली हो जाती थी। किससे? कोयले की डस्ट से। विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि छन कर धीरे 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 जो चारकोल की क्रेट्स होती हैं, प्लेट्स जो नीचे से, जैसे हम अंडे की क्रेट होती है ऐसे ही चारकोल की क्रेट्स होती हैं, तो जब वो उनको लेकर जाते थे तो विंटर के टाइम में रोड्स जो थी उसमें क्या हो जाता था? रोड्स पर वो कोयला गिरता था, शिफ्ट यानी सीव करता था, नीचे छनता चला जाता था, और वो सड़क जो थी वो कैसी हो जाती थी? काली पड़ जाती थी। One could hear different types of sounds in the forge. There was a big bellow which was blowing air in the fire with great sound. Also, there was the sound of cracking coal. One could also hear the bang of the charcoal which was being shoveled by the fire boy. The sounds which were coming from outside the mill, these were of the waterfall, the high speed north wind which hit the raindrops against the brick tiled roof. What is blowing और शॉवलिंग आप देख रहे हैं, शॉवलिंग जो है वो आप देख रहे हैं एक आदमी जो इस तरीके से काम कर रहा है, फायर बॉय होता है जो कि शॉवलिंग का काम करता है। शॉवलिंग चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, इस तरीके से वो वर्क कर रहा है सर। और बिग बेलोज भी बताए गए हैं यहाँ पर, ये आग का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारे ये चीज़ें राइटर ने यहाँ पर मेंशन करी हैं कि इस तरीके से यहाँ काम होता था, क्योंकि अलग अलग साउंड्स निकलता था वहाँ पर। इतना साउंड होता था कि कोई किसी को पता नहीं चलता था कब कौन अंदर आ गया। द साउंड्स विच वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द मिल, और जो बाहर से आ रहा था, मिल के बाहर जो साउंड था वो क्या था? वाटरफॉल का। हाई स्पीड नॉर्थ विंड विच हिट द रेन ड्रॉप्स, जो कि ऊपर पानी गिर रहा था, टपक रहा था, वाटरफॉल का जो पानी होता है, रेन ड्रॉप्स जो हैं, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ,
जो रूफ है वो ब्रिक की थी, जिस पर क्या हो रहा था, पानी गिर रहा था और पानी की आवाज़ से भी पता नहीं चल पा रहा था कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है. It was due to these different types of sounds that the blacksmith did not realize that a man had opened the gate of the forge and had entered till he came and stood near the furnace. तो ये यही वजह थी कि इतने साउंड्स हो रहे थे वहाँ पर कि जो ब्लैक स्मिथ थे यानी जो वहाँ काम कर रहे थे, लोहार जो होते हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि कब कोई आदमी अंदर आया, उसने दरवाज़ा खोला और वो उसमें घुस गया. टिल ही केम एंड स्टूड नियर द फर्नेस, जब वो वहाँ आकर खड़ा हो गया. कौन? पेडलर. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship our good iron to the market. उन दिनों में जो आयरन मिल थी, रैम्सजो आयरन मिल्स जो थी, वो जो मालिक थे उसके, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, इम्पॉर्टेंट आयरन मास्टर जिसे हम कहते हैं. और उनका जो एम्बिशन था, बड़ा एम्बिशन क्या था कि सामान को, जो अच्छा आयरन होता है, उसे मार्केट में शिप करना, पहुंचाना. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल. और वो आयरन मास्टर जो थे वो आते थे वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए, रात को भी आते थे और दिन में भी आते थे, ये देखने के लिए कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज. और उसी समय क्या हुआ, राइटर बता रहे हैं कि जब पेडलर अंदर आ चुका था, वो अपने आप को वार्म कर रहा था, उसी समय पर वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आयरन मास्टर भी आ गए. into the forge on one of his nightly rounds of inspection. जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंस्पेक्शन के लिए आते थे, वो आए वहाँ. The iron master, owner of the forge, would inspect regularly. यानी मालिक जो थे उस मिल के, वो रेगुलरली आते ही थे. Just that moment he arrived and noticed that the trap seller lay so close to the furnace. उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो ट्रैप सेलर है वो फर्नेस के एकदम करीब बैठा हुआ है, अब लेटा हुआ है. ले सो क्लोज टू द फर्नेस. ही टूक ऑफ हिज हैट फ्रॉम हिज फेस. और उन्होंने उसका हैट हटाया उसके फेस पे से और उसको क्लोजर लुक दिया, ध्यान से देखा. और उसको ध्यान से देखने के बाद मिस्टूक हिम टू बी नील्स ओलोफ. उन्होंने इस पेडलर को क्या समझ लिया? नील्स ओलोफ समझ लिया. परहैप्स एन ओल्ड एक्वेंटेंस, शायद उनका कोई पुराना साथी है ये. द पेडलर डिड नॉट नो हिम नॉर हैड ही सीन दिस मैन बिफोर. पेडलर ने कभी भी इस आदमी को पहले नहीं देखा था और ना ही उसको जानता था वो. बट ही थॉट दैट इफ दिस मैन मिस्टूक हिम एज हिज ओल्ड कंपेनियन एंड गेव हिम सम मनी आउट ऑफ पिटी देन इट वुड बी अ गुड थिंग. लेकिन उसने ये सोचा कि अगर ये मुझे अपना कोई पुराना साथी समझ रहा है, मिस्टूक कर रहा है, मतलब गलती हो गई है उससे शायद, कि ये मुझे अपना पुराना कोई कंपेनियन समझ रहा है, तो ये मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर देगा. एंड गेव हिम सम मनी आउट ऑफ पिटी, दया भी करेगा मुझ पर और मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, तो अच्छी बात है. देन इट वुड बी अ गुड थिंग, चलो अच्छी बात है. Therefore he did not let him know that he had mistaken him as Nils Olof. इसलिए वो जो पेडलर था, ये जो पेडलर है, उसने भी इन चीज़ों पर परवाह नहीं करी कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये मुझे नील्स ओलोफ समझ रहा है तो समझने दो ना, मेरा क्या जा रहा है, अच्छी बात है, मुझे तो पैसा मिलेगा. अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं आयरन मिल में आयरन मास्टर अराइव हुए और मिस्टेक्स द ट्रैम्प टू बी हिज रेजिमेंटल कॉमरेड नील्स ओलोफ. उन्होंने उसको रेजिमेंटल कॉमरेड का नील्स ओलोफ समझा, क्योंकि दोनों पहले एक ही जगह पर वर्क किया करते थे. आयरन मास्टर और नील्स ओलोफ बहुत अच्छे पुराने साथी थे, तो वो रेजिमेंट में काम करते थे, यानी आर्मी में थे वो. तो यहाँ वो आते हैं, पेडलर को नील्स ओलोफ समझते हैं और उसको इनवाइट करते हैं. उसको कहते हैं तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. मैनोर में, मैनोर यानी बड़ा घर जो होता है, पैलेस टाइप, उन्हें कहा जाता है. लेकिन वेगाबॉन्ड जो है, वेगाबॉन्ड यानी जो भटका हुआ आदमी होता उसे कहते हैं. तो वेगाबॉन्ड जो है,
वेगाबॉन्ड मना कर देता है, वेगाबॉन्ड रिफ्यूज़ करता है। इसने इनवाइट किया लेकिन वेगाबॉन्ड ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। दैट इट वुड बी थिंकिंग दैट इट वुड बी लाइक वॉलंटरीली थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, क्योंकि इसने चोरी की थी इसलिए उसने सोचा कि क्यों अपने आप को ज़बरदस्ती किसी शेर के मुंह में डालना। वरीड अबाउट द 30 क्रोनर्स, क्योंकि वो किसकी चिंता कर रहा था, वो 30 क्रोनर्स जो उसने चुराए थे उसकी उसे ज़्यादा फिक्र थी। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable condition. आयरन मास्टर उसको वो ये ऐसा एज्यूम कर रहा था कि शायद ये पेडलर मेरे साथ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके कपड़े जो हैं वो कैसे हैं, मिजरेबल हैं, हालत अच्छी नहीं है उसकी, भिखारी सा लग रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। तो जिस पर आयरन मास्टर जो है वो कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि मेरा भी घर बहुत अच्छा है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर अपने आप को शो नहीं कर पाओगी, मतलब वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने उसको ये भी बताया कि देखो एलिजाबेथ की तो डेथ हो चुकी है, एलिजाबेथ इसकी वाइफ है, किसकी, आयरन मास्टर की वाइफ है, जो कि अब डेथ हो चुकी है उनकी। तो वो उसे बताते हैं कि एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई है, क्योंकि वो उसको नील्स ओलोफ समझ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके से बात करके कह रहे हैं कि वो फैमिलियर है सारी चीज़ों से। एलिजाबेथ की डेथ हो गई है और तुम जानती हो कि मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड में हैं और कोई मेरे घर पर नहीं है सिवाय मेरी एक ओल्डेस्ट डॉटर के, और मेरे सिवा, यानी हम 2 लोग हैं बस यहाँ पर घर में। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। वो ये भी बताते हैं आयरन मास्टर कि हम ये बातें कर भी रहे थे कि देखो कितना बुरा समय है हमारे साथ, कितना बुरा टाइम है कि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है क्रिसमस के लिए, कोई साथी नहीं है, क्योंकि एलिजाबेथ चली गई, बच्चे यहाँ रहते नहीं हैं। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। उसको वो कहता है, इनवाइट करता है, चलो मेरे घर चलो, लेकिन वो नहीं जाता। अब वो आयरन मास्टर तो चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ हाफ एन आवर, द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर। घर जाकर वो सारी बातें अपनी बेटी को बताता है जिसका नाम है एडला विल्मनसन। तो बेटी जो है वो बेटी जब सारी बातें सुनती है तो सुनने के बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी को वहाँ भेजते हैं। तो आधे घंटे के बाद बेटी आई है। ही होप्ड दैट हिज डॉटर में ब्रिंग हिज फ्रेंड होम, इस उम्मीद में कि ये बेटी जो है वो शायद उसके दोस्त को घर लेकर आएगी। एज ही बिलीव्ड दैट शी वॉज बेटर इन परसुएटिंग अदर्स, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे आयरन मास्टर कि मेरी बेटी जो है वो लोगों को अच्छी तरीके से मना लेती है, परसुएट कर लेती है। द आयरन मास्टर्स डॉटर एंटर्ड द मिल विद हर अटेंडेंट। जैसे आप देख रहे हैं वो अटेंडेंट के साथ एंटर हुई है। हु वॉज कैरिंग अ बिग फर, और अटेंडेंट ने उसका एक फर कोट पकड़ रखा है। शी वॉज अ हम्बल गर्ल हु वॉज वेरी शाय, हम्बल गर्ल है और बहुत शर्मीली लड़की है। When she entered, everyone was busy the same way as they had been earlier. और जब वो मिल के अंदर आई है, सबके सब अपने काम में बिजी हैं, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। अब एडला उसको इनवाइट करेगी क्योंकि उसके फादर ने भेजा है एडला को, तो वो आई है यहाँ पर। तो आयरन मास्टर्स डॉटर एडला अराइव्स टू परसुएट पेडलर। गेसेस द मैन माइट हैव स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। लेकिन एडला जो है वो ये गेस करती है कि ये आदमी जो है माइट हैव स्टोलन समथिंग, शायद इसने या तो कोई चोरी की है या फिर वो जेल से भाग कर आया है। लेकिन तब भी वो उससे कैसे बात करती है, जेंटली बात कर रही है। एश्योर्स हिम फ्रीडम टू लीव एट विल, बातें करने के बाद उससे कहती है चलो घर चलो, और बड़े प्यार से उससे बात करती है, जबकि वो जानती, उसे ऐसा एहसास होता है, वो अंदाज़ा लगाती है कि ये आदमी या तो चोरी करके गया है या फिर कहीं से जेल से भाग कर आया है। फिर भी वो उसको एश्योर करती है कि नहीं तुम अभी मेरे घर चलो और जब तुम चाहोगे हम तुमको छोड़ देंगे, यानी तुम जितने दिन रहना चाहो अपनी मर्ज़ी से तुम रहो, और उसके बाद जब तुम जाना चाहोगे हमको जाने देंगे तुमको। पेडलर ट्रस्ट एंड एग्रीज टू गो विथ हर, और पेडलर इस बात पर फिर राज़ी हो जाता है, चलो अच्छी बात है, थोड़े दिन के लिए चला जाता हूँ, अच्छा माल मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, इसलिए वो उसके साथ चल देता है। क्योंकि ये जो लड़की है वो बहुत ही मतलब ऐसी लड़की है कि लोगों को बहुत जल्दी मना लेती थी, और इसका नेचर बहुत अच्छा था, हम्बल नेचर था इसका, इसकी गुडनेस जो थी इसकी वजह से वो मान जाता है कि चलो मुझे
इसके साथ चलना चाहिए। वो मना नहीं कर पाता। अब वो दोनों चल देते हैं। So here I have completed the second part of the chapter. I will continue the next part in the next video. I hope you understood this part also. Thank you.